हेलो, हाँ जी। बेलवेंट और प्ले शुरू करते हैं अभी, ठीक है। आप ये डायग्राम देख लो, आपको क्या दिख रहा, समझ में आ रहा, बताओ। हाँ, देखिए, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसके पहले, ये शुरू करने के पहले दो डायलॉग लिखवा था, वो लिख लीजिए आप। पहला लिखो, बुक के अंदर लिखो अपना, इधर 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 लिखो लिखो। हाँ, तुमको लग रहा है बोले वर्चुअल है तो चल जाएगा, ऐसे नहीं चलता है भैया, लिखेंगे आप, पाप लगेगा जिसने नहीं लिखा उसको। पहली बात तो सर, पहला लिखो वहां पे डायलॉग, इट मे बी विथ कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन। पहला डायलॉग लिखेंगे, इट मे बी विथ कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन। दूसरा, इट मे बी ग्रेचुटियस और नॉन ग्रेचुटियस, मीनिंग बताता हूं सबका। और तीसरा, इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ, लिखो लिखो, इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली और फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली। लिखेंगे आप, मैं बताता हूं आपको, मीनिंग बताता हूं इसका, ठीक है। चलिए, अब देखो क्या है, तीन डायलॉग्स, तीन इमेजेस दी है। पहली इमेज है भैया, व्हाट इज बेलमेंट की, एक बेलर रहता, एक बेली रहता। ये जो बेलर रहता, ये बेली को अपने गुड्स डिलीवर करता है। बेलर बेली को अपने गुड्स डिलीवर करता है, गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं है। गुड्स जो है, एक आदमी है जो दूसरे आदमी को अपने गुड्स डिलीवर करता है, जो जिसके गुड्स है, मतलब जो गुड्स का ओनर है, उसको बोलते हैं बेलर। बेलर इज द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स टू द बेली, और दूसरा आदमी है बेली, जिसको गुड्स डिलीवर किए गए हैं, ठीक है। यहां देखो, ये आदमी इसको ये डब्बा दे रहा है। तीसरा, ये आदमी इस आदमी को चाबी दे रहा है। यहां लिख लेना, चाबी के ये जो इमेज है उसके ऊपर लिख लेना, क्या लिखेंगे आप, कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट, कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट, कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट, ठीक है। अब आते हैं मेन एग्जांपल के ऊपर। देखो, मेरा एक दोस्त है, मैं हूं प्रणव चांडक, मेरा एक दोस्त है अक्षय गट्टानी, हम दोनों पुणे में रहते हैं, ठीक है। अक्षय एक दिन मेरे पास आया और बोलता है, भाई सैटरडे संडे तेरी क्लास नहीं रहती ना? मैंने बोला नहीं यार, नहीं रहती। और बोले तू पार्टी वार्टी भी नहीं जाता? मैं बोला नहीं नहीं, मैं घर पे ही शांति से रहता हूं। तो बोले एक काम कर, तेरी कार मेरे को दे दे, मेरे को जाना है बाहर सैटरडे संडे, बोले मेरे को भी ऑफिस की छुट्टी है, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को लेके लोनावला जाने का है, ऐसा अक्षय ने मेरे को बोला। तो मैंने बोला ठीक है भाई, लेके जा, अपना दोस्त ही है तू। तो मैंने अपनी कार अक्षय गट्टानी को दे दिया। किस चीज के लिए, पर्पस क्या था? टू गो टू लोनावला, ठीक है। अब गुड्स किसके थे? मेरी। गुड्स की, कार की ओनरशिप किसके पास थी? मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे को बोलेंगे बेलर, मेरे को क्या बोलेंगे? बेलर। और किसको दिए मैंने? अक्षय को, इसको बोलेंगे बेली। ये हो गया बेली। ये जो कार है, ये कार है, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ बेलमेंट या सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट। और ये लोनावला से वापस आने के बाद मेरे को क्या करेगा? कार को रिटर्न कर देगा। क्या ये कार अपने खुद के पास रखने वाला है? नहीं सर, कार अपने पास नहीं रखने वाला है। बताओ, मैंने इसको क्या दिया? मैंने ट्रांसफर किया, मैंने ट्रांसफर किया। क्या क्या ट्रांसफर किया? कार का ओनरशिप ट्रांसफर किया क्या अक्षय को? नहीं सर, मैंने अक्षय को कार का सिर्फ
पोजीशन ट्रांसफर किया है। कार उसके पास गई नहीं है, मैंने अपने दोस्त को कार का सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया है। बताओ, क्या मैं इतना हल्का आदमी लगता आपको कि अपने दोस्त से 2 दिन के पैसे मांगूंगा? नहीं मांगूंगा, भाई जैसा है अपना, उसको पैसे नहीं मांगूंगा। तो ये विदाउट कंसीडरेशन है भाई, ये विदाउट कंसीडरेशन है। बट भाई है अपना, पर कार तो भैया मेहनत के पैसे से गई है ना, बड़बड़ करना पड़ता 2-2 घंटे कैमरे को देख के, आप समझो। तो मैंने उसको कुछ कंडीशंस लगा दी। एक कि सिर्फ लोनावला जाना भाई, सिर्फ लोनावला जाना, महाबलेश्वर मत जाना, महाबलेश्वर मत जाना। दूसरा, मैंने बोला 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर गाड़ी मत लेके जाना, 80 किलोमीटर के नीचे ही चलाना। ठीक है, कंडीशन समझो। ये एग्जाम्पल में पूरा बेलमेंट खत्म हो जाएगा, समझे क्या? एग्जाम्पल बराबर से एकदम स्लोली स्लोली ले रहा हूं मैं। अब एक बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन, जब एक इंसान अपने गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करता है, ओनरशिप नहीं, पोजीशन ट्रांसफर करता है दूसरे इंसान को, बराबर, और वो दूसरा इंसान मेरे को रिटर्न करने वाला है वो गुड्स को, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दूसरी बात, कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है, हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कंसीडरेशन रहता ही नहीं है। अगला एग्जांपल में दिखेगा आपको कंसीडरेशन होता है, बट यहां पे कैसा है, ये कभी कभी कंसीडरेशन नहीं रहता और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता। आप ये गुड्स डिलीवर क्यों करते हो? किसी पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए। अपने केस में एग्जांपल है, पर्पस था उसका लोनावला जाने के लिए। हां जी, तो मैं हूं बेलर, मैंने अपने गुड्स का ट्रांसफर किया पोजीशन, और वो गुड्स मेरे को उसका पर्पस, जो पर्पस के लिए मैंने उसको ट्रांसफर किया था, वो पर्पस खत्म होने के बाद वो गुड्स को रिटर्न कर देगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है। और विदाउट कंसीडरेशन, अच्छा मेरे को बताओ, मैंने उससे पैसे लिए क्या? नहीं, इसको बोलते हैं ग्रेचुइटियस, फ्री, फ्री में दिया है, कंडीशंस इन्वॉल्व है। ठीक है, एक एग्जांपल। अब बताओ, अक्षय, अपना अक्षय गाड़ी को लोनावला के जगह लेके गया महाबलेश्वर, और वहां बहुत घाट का रास्ता है बे, और अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तो ऑब्वियसली उसके साथ वो थोड़ा व्यस्त हो गया और गाड़ी ठुक गई, गाड़ी ठुक गई, तो अक्षय मेरे को कंपेंसेट करके देगा। इसका मतलब कुछ तो ड्यूटीज होती है, किसकी? अक्षय की, बेली की। अक्षय जिसको मैंने गुड्स दिया था, वो बेली है ना अपने एग्जांपल में, उसकी कुछ ड्यूटीज होती है, वो भी पढ़ना है हमको। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल थे, मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल थे, अक्षय गया गाड़ी लेके, और भैया धड़ाल के से एक्सीडेंट हो गया। अक्षय मेरे को बोलता, भाई क्या है ये, कौन सी गाड़ी दिया तूने यार, ये तो मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। बोले मेरा तो ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड भगवान के पास चली गई। मैंने बोला अच्छा हो गया, मेरे को अच्छी नहीं लगती थी वो, मतलब एज अ भाभी। अरे ऑब्वियसली मेरे पास राइट है ना उसकी बीवी चुनने का, हाँ है अपना हक है अपना उस पे। तो उसको जो लॉस हुआ वो मेरे को कंपेंसेट करके देना पड़ेगा क्या? जी हां, कंपेंसेट। तो कुछ ड्यूटीज होती है, बेलर की भी कुछ ड्यूटीज होती है। बेलर मतलब जो अपने गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करता ना, उसकी भी कुछ ड्यूटीज होती है कि भैया अगर आपके गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट आप बेली को बताओ। अगर आपने नहीं बताया और उसको कुछ लॉस हो गया तो वो लॉस आपको कंपेंसेट करके देना पड़ेगा। ये पहला एग्जांपल है, पूरा का पूरा आप ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से वीडियो पॉज करके, ठीक है? हो गया होगा तो मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूं। दूसरा एग्जांपल, मैं हूं प्रणव, ठीक है? मेरे बाजू में एक बहुत सुंदर सी लड़की रहती थी, ग्रीष्मा।
सर ये यही नाम क्यों आया आपके दिमाग में? मैं बोला अभी आ गया, अभी आ गया। ठीक है, मैं जानता नहीं हूं इनको, क्लास में बताई सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक ग्रीष्मा करके लड़की रहती थी, बहुत पसंद थी अपने को, बहुत लाइन मारते थे, साली भाभी नहीं देती थी। ठीक है, बचपन की बात है। हाँ, तो एक दिन वो मेरे यहाँ पे आई, बोले हे प्रणव, मैं ना 5 दिन के लिए अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रही हूँ, तो मेरी जो बिल्ली है, बिल्ली थी उनके पास, मेरी जो बिल्ली है उसका तुम ध्यान रखोगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो ग्रीष्मा ने क्या किया, अपनी जो बिल्ली है वो मेरे पास छोड़ के चली गई। तो ये बिल्ली हो गई, ये गुड्स में कैटेगरी नहीं होती है बट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ग्रीष्मा कौन हो गई? बेलर। मैं कौन होगा? बोलेंगे जम के अपने अपने घर पे बोलो, बच्चों मम्मी पापा को समझ में आने को ना कि तुम पढ़ रहे हो और मजा आ रहा है तुमको। तो सर बिल्ली है ऑब्जेक्ट ऑफ बेलमेंट या सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट या एलिमेंट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, अब बताओ, मैं हूं बेली। अब वो बिल्ली से मेरे को पहले ही नफरत थी साला। मैं जब भी उसके घर पे जाता था ना, कभी चार्जर मांगने, कभी चीनी मांगने, मैं बोलता था यार मेरा चार्जर खराब हो गया, तुम्हारे पास भी टाइप सी है ना? नहीं, तब टाइप सी नहीं हुआ करता था। तुम्हारे पास भी सेम चार्जर है यार, दे दो थोड़ी देर के लिए, अभी रात हो गई, 9:30 बज गई, अभी दुकानें बंद हो गई, मैं आपको कल वापस मैं 2 घंटे में चार्ज करता हूँ, कल नया खरीद लूंगा। ठीक है ना? ऐसी कहानियां बनाता था मैं, ऐसे जाने के लिए बहाना ढूंढता था मिलने को। ठीक है, तो ये बिल्ली मेरे को बहुत परेशान करती थी बे, मैं करते रहती, मैं जैसे क्या मैं ऐसे। तो मैं बहुत, मेरे को गुस्सा आता था बिल्ली का। मैंने बोला बेटा बिल्ली, तू अब लगी है मेरे हाथ। और ये बिल्ली को मैंने बम सूता, फड़ाफड़ मारता था उसको, चप 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 चप। अब बताओ, ग्रीष्मा जी वापस आई 5 दिन के बाद और मेरे को बोलती है कि बिल्ली दे दो। मैंने बोला ये लो आपकी बिल्ली। और बिल्ली देखा तो बिल्ली एकदम खराब कंडीशन में थी, बिल्ली मरने ही वाली थी। ग्रीष्मा जी बोलती प्रणव जी। मैंने बोला जी हाँ। बोले सर मैंने आपको अपनी बिल्ली दिया था, ये बिल्ली मेरे लिए बिल्ली नहीं है, ये मेरी, क्या नाम था उसका बिल्ली का? कुछ तो था यार, याद नहीं आ रहा, अभी याद आता तो बता दो। तो सर आपने तो ये बिल्ली का ध्यान ही नहीं रखा। मैंने बोला है हाँ, आपकी बिल्ली है। बोले प्रणव जी मैंने इतनी हिफाजत से आपको दी थी, आपका काम बनता था कि आपने इसका केयर लेना था, आपने इसका केयर लेना चाहिए था। एज इफ ये बिल्ली आपकी खुद की है, एज इफ ये बिल्ली आपकी है। इसका मतलब क्या है? ये जो बेली होता है ना सर, ये जो बेली होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि बेली ने बेलर के गुड्स का केयर लेना चाहिए, एज इफ वो गुड्स उसके खुद के हैं। एंड जो नॉर्मल आदमी सेम सर्कमस्टांसिस में अपने खुद के गुड्स का केयर लेता था। ये एक डायलॉग आएगा। क्या डायलॉग आएगा? बेली शुड टेक केयर ऑफ हिज ओन, ऑफ द बेल्ड गुड्स। बेली शुड टेक केयर ऑफ द बेल्ड गुड्स as if these goods are his own goods, and a person of rationality, a normal person would have taken care in similar circumstances। जैसे तीसरे दिन उसकी बिल्ली बहुत बीमार पड़ गई। अब मेरा क्या काम रहता? अगर वो बिल्ली मेरी रहती तो मैं क्या करता था? वो बिल्ली को हॉस्पिटल लेके जाता था। तो बोले ठीक है, अगर ये बेल्ड गुड्स है, ये बिल्ली किसी और की है पर तुम्हारे पास है ना, तुम बेली हो ना इसके, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुमने इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आदमी अपने खुद के गुड्स को हॉस्पिटल, अपने खुद के बिल्ली को हॉस्पिटल लेके जाता था। यहां से ये कंसेप्ट सीखा। ठीक है, एक और एग्जांपल, अब एक और डायलॉग है और बाद में अपना बेलमेंट खत्म हो गया। फिर आपको पढ़ के बताना है क्या क्या है, कैसे कैसे और याद कैसे करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल, मैं हूं प्रणव चांडक। ठीक है, मेरा एक दोस्त है सागर, ये नांदेड़ में रहता है। ठीक है, अब मेरे को कुछ गुड्स सागर को देने थे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, मैंने क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी,
उसको ये गुड्स दे दिए और बोला सागर को डिलीवरी करके आ जा। बताओ, मैंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी को गुड्स दिए हैं क्या वो बेलमेंट में आता है? अपने मन के अंदर जवाब दो, मैं आपका मन छू सकता हूं, अपना बॉन्डिंग बहुत जोरदार है। बताओ, क्या ये गुड्स ये ट्रांसपोर्ट वाले को देना बेलमेंट था? सर देखो, आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। मैंने बोला ओनरशिप ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने पोजीशन ट्रांसफर किया क्या? जी हां, मैंने पोजीशन ट्रांसफर किया है। बट सर, बेलमेंट के अंदर लिखा था कि जब पर्पस खत्म हो जाएगा तो ये आदमी आपको गुड्स रिटर्न कर देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं हो सकता। मैंने बोला बराबर है यार, बट मैं बताता हूं आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। सर क्यों? क्योंकि एक और पत्ता खुलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में लिखा है व्हेन अ पर्सन डिलीवर्स हिज गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस एंड बाद में वो रिटर्न कर देगा आफ्टर वो पर्पस गेट्स ओवर, और टू बी डिस्पोज्ड ऑफ as per the direction of bailor। यह भी लिखा है उसमें। बेलमेंट मतलब क्या होता है? जब आप अपने गुड्स को किसी और को देते हो, पोजीशन ट्रांसफर करते हो किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस खत्म होने के बाद एक तो वो आपको गुड्स रिटर्न कर देगा, एक तो ऑप्शन है वो आपको गुड्स रिटर्न कर देगा, या दूसरा ऑप्शन है वो गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा, वो गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। बताओ, ये आदमी को मैंने गुड्स दिए थे, हाउ? पोजीशन ट्रांसफर किया, एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात, क्या ये मेरे को रिटर्न करने वाला था? नहीं, बट ये गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने वाला था एज पर माय डायरेक्शन, मतलब ये सागर वायती को गुड्स देने वाला था। तो इसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। बताओ, क्या ये आदमी मेरे से कुछ पैसे लेगा? जी हां, ये मेरे से कुछ पैसे लेगा, और उसको बोलते हैं विथ कंसीडरेशन। विथ कंसीडरेशन इसका मतलब क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कंसीडरेशन के साथ में है। इसीलिए मैंने आपको दो बातें लिखवाई थी। पहला कि इट मे बी विथ कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन। विथ कंसीडरेशन का एग्जाम्पल आपको ये वाला है, विदाउट कंसीडरेशन के इसके दो पहले के एग्जाम्पल है। अच्छा, वो बात तो बताना ही भूल गया कि जो अपनी पड़ोसी थी उससे अपन पैसे लेंगे क्या? क्या बात कर रहे सर, तुम तो एक बार उससे मिलने के लिए ऐसे मरते हो, तुम उससे पैसे लोगे क्या? नहीं लेंगे। अच्छा, मैंने बोला समझ गए आप मेरे को, ठीक है ना। बट यहां कंसीडरेशन है। क्या ये ग्रेचुटियस है? नहीं सर, ये नॉन ग्रेचुटियस है, मतलब ये फ्री में नहीं है। तीसरा, एक और डायलॉग लिखवाया था, क्या कि इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। ये यहां पे मैंने इसको जो कार दिया, ये किसके बेनिफिट के लिए दिया? अक्षय का बेनिफिट था। और दूसरा एग्जांपल, इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली ऑल्सो। बेलर के लिए क्या? मेरा फायदा ये हो गया कि ये गुड्स सागर तक पहुंच गए, और इसको क्या फायदा हुआ? इसको क्या बेनिफिट है? इसको पैसे मिल गए। इसको क्या हुआ? इसको पैसे मिल गए। तो एक तो सिर्फ बेलर के बेनिफिट के, बेली के बेनिफिट के लिए हो सकता, या दोनों के बेनिफिट के लिए हो सकता है। ठीक है, ओके। कभी कभी वो बेलर के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, जैसे ये एग्जांपल यहां पे, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। या किसका फायदा था? सिर्फ ग्रीष्मा जी का फायदा था। मेरा क्या फायदा था? मेरे को तो बिल्ली को संभालना पड़ा, मेरा कोई फायदा नहीं था। ठीक है, हो गया, खत्म, सम गया सारी बातें। अब भकाबक पढ़ने का है। सेक्शन 148 आपको बताता है डेफिनेशन। सेक्शन 148 आपको बताता है डेफिनेशन। सर, बेलमेंट का डेफिनेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, अगर पर्पस नहीं है तो बेलमेंट नहीं रहेगा। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल बी रिटर्न्ड, वो वापस कर दिए जाएंगे, और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। ये भी लिखवाया था मैंने आपको, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, जब पर्पस खत्म हो जा रहा। दो पार्टीज रहती है, एक बेलर रहता, दूसरा बेली रहता, बराबर है।
ठीक है ना। कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द आइडेंटिकल आर्टिकल, अगर रिटर्न करने की बात नहीं हो रही है आइदर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म और इन इट्स अल्टर्ड फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म मतलब जैसा मैंने दिया था वैसा ही वापस करने वाले हो, या अल्टर्ड मतलब चेंज करके। जैसे मान के चलो आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग को देते, गाड़ी आपकी ठुक गई है, आपने अपनी गाड़ी सर्विसिंग को दिया या उसको बोला डेंटिंग पेंटिंग करके दे, तो यहां पे मैंने एकदम फूटी फाटी गाड़ी दिया था व्हाइट कलर की, बाद में मेरे को लगा यार इसको ब्लैक कलर करना है, मैंने बोला भैया इसका डेंटिंग पेंटिंग कर दो, पूरा नक्शा बदल दो और काला कलर मार देना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। मैंने उसको अपनी गुड्स डिलीवर किए, वो वापस कर देगा मेरे को पर्पस खत्म होने के बाद। क्या पर्पस था? सर्विसिंग करवाना, कलरिंग करना, तो ये अल्टर्ड फॉर्म में वो मेरे को वापस करेगा। अगर क्या बोल रहा है, when there is no obligation to return the identical article, identical मतलब लगभग सेम, अगर ऑब्लिगेशन नहीं है आइटम वापस करने का तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं हो सकता, लिखा होगा देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए रिटर्न करना जरूरी है या डिस्पोज ऑफ कर दो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। पर्सन डिलीवरिंग देम मतलब बेलर, ठीक। इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स of other contracts to hold them as a bailey, मतलब क्या है, मेरे गुड्स ऑलरेडी किसी के पास में है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भैया ये गुड्स अब मैं होल्ड कर रहा हूं एज अ बेली। बताता हूं, he thereby becomes the bailey and the owner becomes the bailor of such goods although they may not have been delivered by way of bailment। क्या बोल रहा है ये कह रहा है भैया कि देखो अभी क्या हो गया, मेरी कार थी, मैं वो प्रणव जांडक, मेरी कार अक्षय के फ्लैट पे पड़ी थी, ठीक है, मेरी कार अक्षय के फ्लैट पे पड़ी थी, मैं वर्धा आया था तो मैंने अपनी कार वहां रख दी और मैं उसको बोला कि भाई तू मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, और कार उसके घर पे ही थी, ठीक है। यहां तक हमारा कोई ऐसा नहीं था कि मैंने किसी पर्पस के लिए थोड़ी दिया था उसको, ऐसी ही रखी हुई थी वहां पे, मेरी कार पड़ी हुई थी, ठीक है। हेलो, हाँ जी, क्या हो गया, एक मिनट चेक करो कैमरा आ रहा है क्या, ठीक। हाँ, मेरी कार अक्षय के यहाँ पे थी, मैं एयरपोर्ट से वर्धा आ गया, ठीक है, गाड़ी अक्षय के यहाँ पे थी, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं था क्योंकि किसी पर्पस के लिए नहीं दिया था मैंने उसको, ठीक है ना, वो मेरी मजबूरी थी, मैंने वहां पे रख दिया था। उसके बाद में क्या हुआ, मैं सैटरडे को आया, फ्राइडे को रात में वर्धा आया। अब फ्राइडे जैसे ही मैं 11 बजे नागपुर एयरपोर्ट पे पहुंचा, अक्षय का मेरे को फोन आया, भाई यार मेरे को है ना अभी एकदम से प्लान बन गया, उसका मन है, बोले उसको भी छुट्टी है तो हम दोनों घूम के आए क्या लोनावाला। मैंने बोला हाँ जा के आओ। तो जब ये गुड्स जो है, मेरी जो कार है, ये कार ऑलरेडी अक्षय के पोजीशन में था, और पोजीशन के बाद में देखो जब मैंने कार इसको दिया था, क्या मैंने कार इसको लोनावाला जाने के लिए दिया था? नहीं, तो यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं था। बट बाद में रात को 11 बजे अक्षय का फोन आया, भाई तेरी कार मैं लेके जाऊं क्या? बोला लेके जा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मैंने इसको कार कब दिया था? रात को 7 बजे, और 11 बजे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ। मैंने बोला ठीक है लेके जा, और 11 बजे अक्षय बन गया बेली और मैं बन गया बेलर। 7 बजे नहीं बने थे। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कोई गुड्स ऑलरेडी किसी दूसरे के पोजीशन में हो, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाद में बने। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनता तब वो बनता बेलर, मतलब जिसके गुड्स है वो बनता बेलर, और जिसको गुड्स दिए वो बनता बेली। ओके सर, ठीक है, कुछ खास इतना कुछ नहीं था। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट बोले तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेलमेंट वहां लिख लेना ब्रैकेट में। एसेंशियल एलिमेंट्स, पहला देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, बराबर है, डिलीवरी होना चाहिए, वो भी काहे की? स्पेसिफिक गुड्स की, स्पेसिफिक गुड्स की, अनअसर्टेन गुड्स की नहीं, असर्टेन गुड्स के भी नहीं, स्पेसिफिक गुड्स की, मतलब जो एग्जिस्टेंस में थे, जिसका ओनरशिप था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास में। डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए होना चाहिए, इसलिए बोला यहां पे ये जो अपना एयरपोर्ट वाला एग्जांपल है, वहां कोई पर्पस नहीं था, बस ऐसी ही थी उसके यहां पड़ी, तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 11 बजे बना। डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम पर्पस, और डिलीवरी मस्ट बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट, जब पर्पस खत्म हो गया तो वो गुड्स रिटर्न करेगा या फिर डिस्पोज ऑफ करेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द पेलर। ये 3 चीजें थी इंपॉर्टेंट, ये तीनों की तीनों अपन ने ऊपर पढ़ लिए हैं।
गुड्स डिलीवर कैसे होते हैं बेली को? गुड्स डिलीवर कैसे होंगे? बोले आप कैसे भी डिलीवर करो, बस जो आपका इवेंट है, जो आपका डिलीवरी का इवेंट है, उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि गुड्स बेली के पोजीशन में चले जाने को होना। ठीक है ना, लिखा है डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करो आप, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स, जिसका इफेक्ट क्या है कि गुड्स बेली के पोजीशन में चले गए, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली। जैसे अगर ये गुड्स है, ये गुड्स है, तो मैं ये आपको दे रहा हूं, अब मैं आपको ऐसे दूं, मैं आपको कुरियर के साथ दूं, कुछ भी करूं, आई मे डू एनीथिंग, जिसका इफेक्ट क्या है, दिस गुड्स गेट्स इन योर पोजेशन। इफ दिस गुड्स आर इन योर पोजेशन बाय एनी इवेंट, दैट मीन्स इट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, मैं आपके घर पे लाके दूं, मैं आपको यहां से फेंकूं, वहां आप कैच कर लो तो भी चलेगा, मैं आपको कुरियर करवाऊं तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ। टाइप्स ऑफ बिलमेंट, दो टाइप की बिलमेंट होती है, एक वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब स्व इच्छा से, अपने खुद की इच्छा से, बराबर, हाउ, अरे मैंने आपको ये गुड्स वॉलेंटरीली डिलीवर कर दिया। दूसरा होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वाले केस, जब गुड्स गलती से आपके यहां डिलीवर हो गए तो भी आप बेली हो, गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, या फाइंडर ऑफ गुड्स, याद करो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स हैज द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दैट ऑफ बेली, लिखा था वहां पे डायलॉग फाइंडर ऑफ गुड्स, मैंने बोला भी था कि ये एमसीक्यूज के काम का है, तो ये यहां पे बोले है। एक वॉलेंटरी हो सकता, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में, आइदर ओरल और रिटर्न। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिटर्न होना, अरे नहीं रे, एक्सप्रेस मतलब जो हमने बताया हुआ है, आइदर अपन बता सकते ओरली या बाय राइटिंग। ठीक है, और इनवॉलेंटरी बेलमेंट मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी नहीं है, अपने इच्छा से नहीं दिए गुड्स, आपको गलती से डिलीवर हो गए। जैसे फाउंड इन द केस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी को गुड्स छपट गए, मेरा मोबाइल हरप गया और ये गुड्स आपको छपट गए, तो आप क्या हो गए, बेली हो गए। बट ये क्या मैंने अपने इच्छा से डिलीवर किए, नहीं, गलती से हो गए। और गुड सेंड टू रॉन्ग प्लेस, देना था बी विंग में 201 में, दे दिया ए विंग में 201 में, तो जो ए विंग वाला है जिसको गलती से दे दिया वो हो गया बेली, और जिसके एक्चुअल में गुड्स है वो हो गया बेलर। और इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड, मतलब मैंने 100 किलो ऑर्डर किया था, 120 किलो भेज दिया उसने गलती से, तो 20 किलो के लिए अब मैं हो गया बेली। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर तो 100 किलो किया था। मान के चलो आप मेरे पास किराना का दुकान है, आपने ऑर्डर किया सर 100 किलो मेरे को गेहूं होना, मैंने गलती से 120 किलो भेज दिया, तो अब जो 20 किलो है उसके लिए आप हो गए बेली, क्योंकि ये 20 किलो की ओनरशिप मेरे पास है, 100 किलो की ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो चुकी है क्योंकि आपने 100 किलो को ऑर्डर किया था। ठीक है, ओके। और इन केसेस वेयर द बेली डाइज एंड द सब्जेक्ट ऑफ बेलमेंट कम्स इन द हैंड्स ऑफ बेलीज हेयर, हेयर मतलब ये वाला हेयर नहीं रहे, लीगल हेयर। ठीक है ना, मतलब क्या है, देखो अब आपको मेरे को डिलीवरी देना था, चलो ठीक है एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको थोड़ा बहुत अच्छे से बोलते हैं। आपने मेरा बुक ऑर्डर किया मेरे वेबसाइट से www.pranavjandak.com, एडवर्टीजमेंट करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, अपना धंधा है। ठीक है, हाँ, ये बुक्स आपने ऑर्डर किया, ये बुक्स मैंने आपके घर पे डिलीवर करवा दी, बट आप थे नहीं वहां पे, आपकी पूरी फैमिली छुट्टी पे गई थी, तो वो गुड्स आपके यहाँ के वॉचमैन के पास है। अच्छा, वॉचमैन तो आपका ही एजेंट है, ठीक है छोड़ो, आपके नेबर को दे दिया, पड़ोसी को, तो ये आदमी हो गया बेली और आप हो गए बेलर। कभी कभी ऐसा होता, हमको किसी मिस्टर राजू को गुड्स देने थे, बट जब तक गुड्स पहुंचते राजू जी ऊपर पहुंच गए थे, तो अब ये गुड्स राजू के लड़के के पास है, तो राजू का लड़का हो गया बेली और मैं हूं बेलर। बट ये राजू के लड़के को मैंने जानबूझ के डिलीवर किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट था क्या मेरा राजू के लड़के के साथ? नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो राजू के साथ था, तो ये इनवॉलेंटरी बेलमेंट हो गया। ठीक है, बहुत हो गया, लंबा दिया बहुत। ठीक है, ओके। 148 सेक्शन था जो कि आपको डेफिनेशन बताता था बेलमेंट का, 148 से लेके 170 तक है। ठीक है, 150 सेक्शन आपको बताता है बेलर की क्या क्या ड्यूटी होती है। बेलर मतलब जिसके गुड्स है, तो उसकी पहली बात तो ये ड्यूटी होती है कि भैया
गुड्स में जो भी फॉल्ट है वो डिस्क्लोज करना बेली को, टू डिस्क्लोज, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, जो बेलर को पता है, एंड विच मटेरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ द गुड्स और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। जैसे मेरे गाड़ी में ब्रेक नहीं थे, मेरे को अक्षय को बताना चाहिए था। इफ द बेलर डज नॉट मेक डिस्क्लोजर, अगर मैंने नहीं बताया तो कुछ लॉस हुआ तो वो मैं कंपेंसेट करके दूंगा। इफ द बेलर डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर एंड सम लॉस और डैमेज रिजल्ट्स, ही इज रिस्पॉन्सिबल। कौन? बेलर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बेली के लिए, जो वो फॉल्ट से डायरेक्टली लॉस हो गए। ठीक है, अब यहां पे इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर मतलब क्या है? अरे अभी मैंने जैसे अक्षय को दिया, दोस्त भाई है अपना इसलिए दिया, बट अगर मेरा टैक्सी का धंधा है तो इसको बोलेंगे गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर। मैंने गुड्स उसको दिए बट फॉर हायर। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट वेदर और नॉट ही वॉज अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। क्या बोल रहा है भैया, ये बताओ मेरे को पढ़ के। इसमें और इसमें यहां पे लिखा है बेलर अवेयर होना चाहिए, और यहां लिखा है बेलर अवेयर हो या नहीं हो तो भी वो लायबल है। इसका मतलब क्या है बताओ? यहां पे दो चीजें हैं, एक ये है, दूसरा ये डायलॉग है। दोनों पढ़ के बताएंगे मेरे को बिना टाइम वेस्ट के। जल्दी से पढ़ो, जो पढ़ेगा नहीं उसकी गर्लफ्रेंड भाग जाएंगी शादी के 2 दिन पहले उसके दोस्त के साथ। तू यारी तालाबे भूति तर तो देखो क्या बोल रहा है यहां पे। यहां पहले इसमें बोला था कि अगर बेलर को पता है तो ही वो डिफेक्ट बताएगा, मतलब बेलर को अगर पता नहीं उसके गुड्स में डिफेक्ट है तो फिर वो केस में बेलर लायबल नहीं रहेगा। बट यहां बोला है कि अगर गुड्स को हायर पे देते हो आप, मतलब अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, तो वो केस में जो बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर गुड्स में कुछ डिफॉल्ट है, कुछ फॉल्ट है, एंड बेलर को पता भी नहीं है तो भी। मतलब क्या है देखो यहां पे ड्यूटी विथ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के साथ में ये टेबल बनाएंगे। विदाउट कंसीडरेशन किसकी ड्यूटी? ड्यूटी ऑफ बेलर। अगर ये बेलमेंट विथ कंसीडरेशन है तो क्या होगा? अगर सर ये विथ कंसीडरेशन है, दूसरा ऑप्शन हो सकता सर ये विदाउट कंसीडरेशन है। अगर ये विथ कंसीडरेशन है मतलब हायर वाला केस, तो बेलर इज लायबल फॉर damages ड्यू टू फॉल्ट। अगर गुड्स में कुछ फॉल्ट है, ड्यू टू फॉल्ट इन गुड्स, इवन इफ बेलर वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फॉल्ट। अगर बेलर को फॉल्ट क्या है ये पता भी नहीं था तो भी बेलर लायबल रहेगा अगर गुड्स में फॉल्ट रहा एंड वो फॉल्ट की वजह से बेली को कुछ नुकसान हुआ तो। ठीक है ना? और अगर विदाउट कंसीडरेशन में यहां पे बेलर इज लायबल ओनली इफ ही न्यू अबाउट द फॉल्ट इन गुड्स। मतलब सिंपल सी बात है, देखो अगर तुम फुकट में दे रहे हो तो वो, अगर तुम गुड्स फ्री में दे रहे हो तो तुमको पता है तो बताओ, अगर पता नहीं है तो मत बताओ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप कंसीडरेशन के साथ दे रहे हो, मतलब आप अगर हायर पे दे रहे हो एंड आपके गुड्स में कुछ फॉल्ट है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी भैया, तुमको पता होना चाहिए था। तुमको नहीं पता है, फिर भी आपके वजह से, मतलब बेलर के वजह से बेली को अगर कुछ नुकसान हो गया, तो इन दैट केस ऑल्सो बेलर विल बी लायबल टू पे और टू कंपेंसेट द बेली फॉर द लॉस कॉज्ड ड्यू टू फॉल्ट इन द गुड्स।
थैंक यू वेरी मच, ये टेबल बना लेना। सेक्शन 150। ओके, दो एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेंगे। जय श्री राम। केयर टू बी टेकन बाय बेली, ये अपना ग्रीष्मा वाला एग्जाम्पल है। क्या केयर लेना पड़ेगा सर? लिखा है डायलॉग देखो, बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स, एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जो नॉर्मल आदमी है, जिसका दिमाग जगह पे है, वो लेता था अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस उसके खुद के गुड्स की, ऑफ सेम बल्क, सेम क्वालिटी, सेम वैल्यू। ठीक है ना, ये बताया हुआ है 151 में, मैंने आपको पहले बता दिया था। दो केस लॉ है, एक नागालिंगा चेटियार वर्सेस करियावाना चेटियार, बहुत पुराना केस लॉ है। क्या बोलता है देखो, वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 151। 151 बहुत बड़ा सेक्शन है, यहां पे आपको सिर्फ एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया है। जो 151 में केयर बोली हुई है, वो अगर आपने नहीं लिया, द बेली कैनॉट बी exonerated from his liability simply because the Bailey's goods were also lost along with the goods bailed। क्या बोल रहा है बताइए, क्या है? अगर देखो क्या हो गया, आपके गुड्स भी थे और बेली के गुड्स भी थे, मतलब आपके पास अपने खुद के गुड्स भी थे और किसी और के भी गुड्स थे जो आपने बेलमेंट, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट लिए थे। दोनों गुड्स बर्बाद हो गए, बराबर। अब आपको जो बेलर है वो लॉस मांगेगा कि भैया मेरा लॉस मेरे को दे यार, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरा भी तो गुड्स बर्बाद हो गए ना, ऐसा बोलोगे चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है वो कि बोले आपने स्टैंडर्ड केयर 151 की केयर नहीं लिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे भी तो गुड्स तेरे साथ में गए ना। अरे तू है ही गैर जिम्मेदार इंसान। तो इवन इफ आपके गुड्स, मतलब बेलर के गुड्स, इवन इफ जो बेली है उसके खुद के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो ब्लास्ट में या वो एक्सप्लोजन में या वो हादसे में, बेली के गुड्स, बेली के ओन गुड्स, देखो मैं प्रणव चांडक हूं, मेरे पास अपने खुद के गुड्स थे, प्लस मेरे पास मेरा एक दोस्त है भरत, उसके भी गुड्स थे। ये दोनों गुड्स एक गोडाउन में पड़े थे, ठीक है। गोडाउन में आग लग गई क्योंकि हमने वो एक स्विच रहता जो बंद करना पड़ता, हमने बंद नहीं किया, पूरी की पूरी आग लग गई है गुड्स को। और ये मेरे गुड्स तो गए, साथ में भरत के गुड्स गए। भरत मेरे पास में आया क्या बोल के कि प्रणव कंपेंसेशन दे मेरे को। मैंने भरत को बोला, ए भाई सुन, सिर्फ तेरे गुड्स नहीं गए, मेरे भी गुड्स गए बोला, ठीक है ना। तो भरत क्या बोलेगा मेरे को, देख सिर्फ तेरे गुड्स और मेरे गुड्स साथ में गए, इसका मतलब ये नहीं कि तूने सेक्शन 151 का केयर लिया है। प्रणया तू तो है ही गैर जिम्मेदार आदमी साले, तेरे को लॉस देना पड़ेगा, तो मेरे को देना पड़ता, ठीक है। क्या बोला है वही बताया उसमें कि भैया अगर आपने स्टैंडर्ड केयर नहीं लिया तो जो बेली है वो बच नहीं सकता ये बोल के कि मेरे गुड्स भी तो गए साथ में तेरे के। बेलर को ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरे भी गुड्स तो गए, ठीक है। उसके बाद में कैरियर कैनॉट बी एग्जम्प्टेड, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट वाला, फॉर हिज ओन निग्लिजेंस और निग्लिजेंस बाय हिज एजेंट वेयर द गुड्स कैरिड एट ओनर्स रिस्क एंड कैनॉट एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी टू मेक गुड लॉ। क्या बोल रहा बताइए, क्या जो कैरियर है, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, वो ये चीज से बच नहीं सकता। कैसे? जो अपने उसने नेग्लिजेंस लिया है उससे। वेयर द गुड्स कैरिड ओनर्स रिस्क पे गुड्स कैरी हुए थे। मतलब मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास गया, मैंने बोला ये गुड्स पुणे पहुंचाना है या नांदेड़ पहुंचाना है, सागर भाईती के एग्जांपल में अपने, ठीक है। तो वो बोलते सर ठीक है पहुंचा देंगे बट रिस्क आपकी रहेगी इसमें। मैंने बोला ठीक है, रिस्क में कुछ गुड्स को हुआ तो टूटे फूटे तो, बट वो गुड्स खो गए, बर्बाद हो गए, नेग्लिजेंस की वजह से खराब हो गए, खो गए, टूट गए, तो देखो मेरी रिस्क लेना मतलब अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट के दौरान कुछ कम ज्यादा हुआ तो मेरी रिस्क थी। बट तूने ध्यान रखने को होना था ना, तेरे को बताया था मैंने कि भैया बराबर डालना, तूने ऐसा ही फेंक दिया। तो यहां पे कैरियर वाला बच नहीं सकता ये बोल के कि भैया हमने तो आपको पहले ही बोला था कि आपने खुद के रिस्क पे लेके जाओ। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कुछ लफड़ा हो गया तो ठीक है, बट तेरे नेग्लिजेंस की वजह से हुआ तो तू ये नहीं बोल सकता कि ये तो पहले ही एट द ओनर्स रिस्क कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो तुम चूती हो, ठीक है। अरे बाप रे सर, आप ऐसा क्यों बोलते बेटा? मैं ऐसा इसलिए बोलता क्योंकि आप अपने अच्छे बच्चे हो ना, समझ में आ ही जाता है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो सेक्शन 152, बेली कब लायबल नहीं रहता? बेली व्हेन नॉट लायबल, बेली कब लायबल नहीं रहता? बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट,
ये हमेशा एप्लीकेबल रहता। अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सारी की सारी प्रोविजंस काम की नहीं है। उनके बीच में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अलग बात है। ये कब पड़ रहा है अपन, जब कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बेली इज नॉट लायबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन इफ ही हैज टेकन अमाउंट ऑफ केयर प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 151। देखो 151 में कुछ चीजें बताई है, कुछ पैरामीटर्स बताए हुए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी अपन मान लेते हैं 151 की सारी केयर बेली ने लिया। जैसे मैं प्रणव सांडे को, मेरी क्या जिम्मेदारी थी, वो बिल्ली का पूरा ध्यान रखना, ग्रीष्मा जी की, याद है ना आपको, ग्रीष्मा जी नहीं, फोटो बताओ क्या, फिर जल्दी से विजुअलाइज हो जाता, नहीं सर मत बताओ, अच्छा नहीं लगता, शुभता नहीं ना, क्लास में अपन पूरे नेशनल लेवल पे बच्चे देख रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ग्रीष्मा जी की बिल्ली थी, मैंने सारा ध्यान रखा उसका, तीसरे दिन बीमार हुई तो मैंने उसको डॉक्टर के पास लेके गया, सब कर लिया, फिर भी वो मर गई भैया, वो मरना उसका तय था, लिखे हुआ था उसकी डेट। अब मैं लायबल हूं क्या भैया, आपने क्या बोला 151 में, आपने ऐसा केयर लेना चाहिए जैसे कि वो गुड्स आपके खुद के, मैंने सब किया उसका, मैंने वो बिल्ली को बराबर रोज ऐसे ऐसे हाथ घुमाता था उसके बालों पे, सर पे मतलब जो भी है, हाँ वो बीमार पड़ी तो डॉक्टर के पास लेके गया, उसको इंजेक्शन दिया, उसको दवाई दी, सब किया बराबर, 2 डॉक्टर के पास लेके गया था बराबर, इंसानों के डॉक्टर के पास नहीं, सब 151 की केयर लिया जो मैं अपने खुद के बिल्ली की लेता था। बट फिर भी उसका देहांत तय था, उसका वक्त लिखा था, उसका वक्त हो गया था, यमराज आके उसको लेके गया। अब मैं लायबल रहूंगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 151 में जो केयर लेना था वो मैंने ले लिया, अब भैया वो बिल्ली की नसीब थे, ठीक है, यहां पे लायबल नहीं रहेगी। मतलब यहां लिख लो बेली वेन नॉट लायबल, वहां लिखो कि इफ लॉस हैज ऑकर्ड after taking care as prescribed by section 151, ठीक है, ओके। अब एक कठोर सच बताने वाला हूं मैं आपको टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का। मैंने अक्षय को क्या बोला था, 2 कंडीशन बोली थी बेटा, महाबलेश्वर मत लेके जाना, लोनावला लेके जाना, और 80 के ऊपर स्पीड मत लेके जाना। अक्षय महाबलेश्वर गया, मेरे को मालूम था वो नालायक है, उसका पहले ही चल रहा था कि सर नहीं, ठीक है ना, प्रणय मैं जाने वाला हूं महाबलेश्वर, पर उसको मालूम था मैं महाबलेश्वर ले जाने नहीं देता। महाबलेश्वर के लिए अगर तुमको ड्राइवर चाहिए तो मैं चलूंगा साथ में, अपना सीधा है भैया, क्योंकि वहां पे रास्ते बहुत है, ट्रैफिक जाम लगता है, जो पुणे के बच्चे होंगे उनको पता है महाबलेश्वर में ट्रैफिक जाम लगता है। तो मैंने बोला देख अक्षय, तेरे को तेरे गाड़ी के चलाने पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं, तू लोनावला लेके जा, सीधा सीधा हाईवे से घुमा, तेरे को जहां जाना है, महाबलेश्वर मत जाना, मैंने ऐसा पहले ही उसको बोला था। बट वो लेके गया महाबलेश्वर। जैसे ही वो महाबलेश्वर जाने वाला था मेरे को मालूम पड़ गया, मैंने भरत को फोन किया था सुबह 9:30-10 बजे कि भरत क्या बोलते, क्या कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह, वीकेंड था। तो भरत बोलता, मैं बोला अच्छा, भरत बोलता अक्षय गया ना महाबलेश्वर, मैं भी जाने वाला था, बोले बट, मैंने बोला हाँ तो अक्षय महाबलेश्वर गया, हाँ, बोले अरे मैं भी जाने वाला था, उसने तेरे को बताया नहीं, मैंने बोला नहीं उसने तो लोनावाला बताया यार, बोला ठीक है। मैंने अक्षय को फोन किया, मैंने बोला अक्षय गाड़ी वापस लाके दे जल्दी, महाबलेश्वर जाने के लिए नहीं होना। वो बोले भाई तूने तो बेलमेंट पे दिया था मेरे को, सेक्शन 148 बताया था। मैंने बोला मैंने जो कंडीशंस थी ना, वो कंडीशंस को तूने कॉन्ट्रावेन किया है, मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ना अक्षय बेलमेंट की, उसको तूने वॉयलेट किया है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के कॉन्ट्राडिक्टरी तूने कार्यक्रम कर दिया, और इसलिए मैं ये बेलमेंट को टर्मिनेट करता हूं, ये मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है। Bailment is voidable at the option of the bailer, upon the bailer. If the bailee does any act inconsistent with the terms and conditions, उसने ऐसी एक्ट किया जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इनकंसिस्टेंट है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करती है, द सेक्शन इज इंटेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेरे जैसे गरीब बेलर whose goods are being used by the bailey। वो नालायक मेरे गुड्स यूज कर रहा था और फिर भी मेरे मन के विपरीत महाबलेश्वर गया। A lets to be for hire horse for his own riding, B drives the horse in his carriage। अच्छा A ने B को अपना घोड़ा दिया खुद के चलाने के लिए, वो कैरियज में चला रहा है, जमेगा नहीं है, हाँ ये वॉइडेबल है, टर्मिनेट कर सकता, ठीक है ना। अब मैं आपको इनविटेशन के लिए शुक्रिया सर जी, पर अब यहाँ माहौल खराब है। अच्छा, द बेलर में पुट एन एंड टू द बेलमेंट अपन although it was created for some specified purpose। अक्षय क्या बोलता, अरे भाई ठीक है यार,
महाबलेश्वर नहीं तो बोले ठीक है मैं यू टर्न मार के लोनावला चले जाता। पुणे ऐसे देखो, ऐसा पुणे है, एक तरफ महाबलेश्वर है, एक तरफ लोनावला है, ठीक है। मैंने उसको बोला था एक तरफ जाना, मुंबई की तरफ लोनावला है, ठीक है, आपको पता होगा सातारा की तरफ महाबलेश्वर है, तो मैंने उसको बोला था लोनावला के लिए जाना, बट उसको वो महाबलेश्वर जा रहा था। मैंने उसको बोला देख गाड़ी वापस ला के दे, गाड़ी वापस ला के दे, जल्दी गाड़ी वापस ला के दे। तो अक्षय बोलता भाई ठीक है ना मैं यू टर्न लेके लोनावला निकल जाता हूं। मैंने बोला नहीं, बोले भाई तूने मेरे को गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाने के लिए दिया था ना। अब मैंने बोला देख कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट टर्मिनेट जा गया, इवन इफ तेरा स्पेसिफाइड पर्पस खत्म नहीं हुआ, या जितने 2 दिन के लिए मैंने तेरे को गाड़ी दिया था, एक तो पर्पस खत्म नहीं हुआ या टाइम एक्सपायर नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, तूने टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट कर दी ना, गाड़ी वापस ला के दे। ऐसा The bailer may put an end to the bailment although it was created for specified purpose which has not been accomplished or for the purveyor. But merely exercising his right irregularly by bailee will not attract the application of section. इसका मतलब क्या है, जो बेली था, देखो क्या बोल रहा है ये, अगर कोई बेली है और वो अपने राइट्स को इरेगुलरली यूज कर रहा है, तो जो बेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता, ये सेक्शन यहां पे अट्रैक्ट नहीं होता। अब ये जो पॉइंट है बेसिकली 2 चीज के लिए दिया है, एक सब प्लेज और प्री मैच्योर सेल। सब प्लेज और प्री मैच्योर सेल एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। मैं हूं प्रणव चांडक, मेरे पास एक पुरानी कार है, मैंने नई कार लिया, मैं एक गया सेकेंड हैंड डीलर के पास, सेकेंड हैंड कार डीलर के पास गया और मैंने इसको बोला भैया मेरी पुरानी कार है वो बेच दो। तो बोले सर ठीक है बेच देंगे, आपको कार यहाँ पे लानी है। तो मैं यहाँ पे इसके शोरूम में, इसका बहुत बड़ा शोरूम था ऐसा, शोरूम में गाड़ी खड़ी होती है, फिर लोग आते हैं लेके जाते हैं, और जब लोग आते हैं तब ले जाके देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। इसको यहाँ पे एक अंदर स्टीयरिंग था, ऐसा कांच था और ऐसी सीटें थी, ठीक है। मैंने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी, उसको बोला 15 अगस्त के पहले मत बेचना, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है उसके बाद में बेचना। ये नालायक ने क्या कर दिया, मैं कौन हूं यहाँ पे, मैं हो गया बेलर, और मैंने अपनी गाड़ी इसको अभी ट्रांसफर किया है पोजीशन, ये हो गया बेली, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला था कि गाड़ी भैया तू 15 अगस्त के पहले मत बेचना। इसने क्या करा, मैंने इसको गाड़ी दिया था, आज क्या तारीख है 18 जुलाई, मैंने 18 जुलाई को इसको गाड़ी दिया था, इसने 20 जुलाई को गाड़ी भक्का के से बेच दिया। मैं उसके पास गया, मैंने बोला भैया 15 जुलाई के पहले बोला था, नहीं बोला था कि बेचना मत 15 अगस्त के पहले, तुमने 20 जुलाई को बेच दिया। बोला तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है, बेलमेंट कैंसल, मेरी गाड़ी वापस दे दो। बोलेगा ये बावला है क्या बे तू, बावला है, ऐसे ही बोलेगा ना वो। क्या बोलेगा मेरे को, आपको क्या लगता, बोलेगा सर पागल वागल हो गए क्या, दिमाग खो गया है, अकेले बड़बड़ करके पगला गए हो बे। तो बोलते हाँ नहीं, ऐसे अगर प्री मैच्योर सेल है मतलब वक्त के पहले, या सब प्लेज है, हो सकता मैं इसको गाड़ी गिरवी रखा हूंगा, मतलब किसी इंसान के पास मैंने गाड़ी गिरवी रखा, उसने दूसरे के पास गाड़ी गिरवी रखा, सब प्लेज है, तो वो केस में आप 152 टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट जो है वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता, आप यहां पे बेलमेंट टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ओके। लाइबिलिटी फॉर अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ बेल गुड्स, अच्छा ये सेम है सर, थोड़ा सा बदल दिया है, सेम है। अक्षय कौन सा, वो ड्यूटीज वाला, टर्मिनेशन ऑफ। अब अक्षय ने देखो अगर गुड्स को अनऑथोराइज्ड यूज किया, मैंने अक्षय को बोला था काय के लिए गाड़ी को कहां लेके जाना, लोनावला, वो लेके गया महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जाने के लिए उसके पास अथॉरिटी थी क्या, नहीं, अनऑथोराइज्ड यूज है ना, हाँ। तो अगर वो अनऑथोराइज यूज करता है तो मेरे पास 2 राइट है, एक तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को कैंसिल कर सकता, बट अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैंसिल नहीं किया, मैंने बोला ठीक है यार जा लेके जा महाबलेश्वर, साला तू भी खुश, तेरी गर्लफ्रेंड भी खुश, बोला मेरे को दुआएं देंगे, उसकी दोस्त वैसे मेरे को अच्छी लगती है, ठीक है ना, मजाक। तो अब अक्षय लेके गया महाबलेश्वर, अनऑथोराइज यूज था ना, तो अगर महाबलेश्वर ले जाते गाड़ी को कुछ हुआ और कुछ नुकसान हो गया गाड़ी का, तो अक्षय मेरे को कंपेंसेट करके देगा, और ये बोलने की जरूरत नहीं थी, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहां लिखे हुआ है इफ बेलर मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, कंडीशंस के हिसाब से नहीं है तो वो कंपेंसेट करेगा बेलर को अगर डैमेजेस हुए तो। यहां पे 2 एग्जांपल दिए हुए, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ गुड्स,
मिक्सिंग ऑफ गुड्स। द गुड्स ऑफ द बेलर मे बी मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ द बेली। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया मेरे पास भी गुड्स थे, वो एग्जांपल आपको मैंने दिया था भरत के गुड्स का, मेरे भी गुड्स थे, भरत के भी गुड्स थे, अगर दोनों गुड्स को हमने मिक्स कर दिया तो क्या होगा, मिक्सिंग विद द कंसेंट ऑफ द बेलर। मैंने भरत के गुड्स अपने गुड्स के साथ मिक्स किए उसके कंसेंट के साथ, तो बोलते हैं इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स, मतलब अपने खुद के गुड्स और किसी और के जो बेलमेंट के गुड्स थे वो भी मिक्स कर दिए, तो बोलते हैं जो द बेलर है एंड जो बेली है शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस्ड। मतलब आधे गुड्स मेरे हैं, आधे भरत के हैं, और ये गुड्स को हमने मिक्स करके एक नया कुछ मिक्सचर बनाया। कभी कभी ये रॉ मटेरियल के केस में होता है, ये रॉ मटेरियल के केस में एक्चुअल में होता है। क्या होता है, देखो मेरे गुड्स थे, मेरे पास कुछ 100 टन का रॉ मटेरियल पड़ा था, ठीक है, हमने गुड्स भरत से लिए, ठीक है, भरत के पास भी 100 टन का रॉ मटेरियल पड़ा था, हमने 100 टन मिक्स किया और फिर इसको मिक्स करके एक प्रोसेसिंग कैरी आउट किया इस पे, और प्रोसेसिंग को करके एक फिनिश गुड्स बनाए। तो जो फिनिश गुड्स है उसमें मेरा शेयर और भरत का शेयर उतना रहेगा जितना हमारा रॉ मटेरियल का शेयर था। मतलब हमारा 1:1 का था ना, तो फिनिश गुड्स में भी हमारा 1:1 का रहेगा अगर ये मिक्सिंग उसके कंसेंट के साथ हुई है तो। अगर मिक्सिंग उसके कंसेंट के बिना हुई है, विदाउट कंसेंट, तो क्या बोलता है, सेक्शन 156 और सेक्शन 157 आता है, प्रोवाइड्स द इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। एक तो ये ऑप्शन है जब गुड्स सेपरेट हो सकते हैं, या दूसरा है व्हेन गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर गुड्स सेपरेट हो सकते हैं, गुड्स सेपरेट हो सकते हैं तो सेम, क्या बोलते हैं, सेम property in the goods remained in the party respectively, but the bailey is bound to bear the expenses of diversion or separation and many damages which may arise from the diversion। मतलब क्या है, देखो विदाउट कंसेंट ये आप बना लेंगे, विदाउट कंसेंट, सेपरेशन पॉसिबल है, मतलब क्या है, गुड्स को मिक्स कर दिया, मिक्सिंग विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर। बेली ने क्या किया, बेलर के कंसेंट से, कंसेंट के बिना अपने गुड्स और बेलर के गुड्स को मिक्स कर दिया। तो हमको देखना है क्या सेपरेशन पॉसिबल है, क्या वापस से दोनों को अलग अलग कर सकते, या दूसरा ऑप्शन है सेपरेशन नॉट पॉसिबल। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेपरेशन नॉट पॉसिबल, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा दूसरा ऑप्शन है। तो अगर सेपरेशन पॉसिबल है तो फिर क्या, ऑब्वियसली सर जिसका जितना शेयर था रिस्पेक्टिव शेयर मिल जाएगा, जिसका जितना शेयर था उतना मिल जाएगा। मतलब क्या है, बेलर के गुड्स बेली ने अपने गुड्स के साथ मिक्स कर लिए और बाद में बेलर को पता चला, तो बेलर क्या करेगा, देखेगा सेपरेशन पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, वापस से दोनों को अपना अपना अलग अलग कर सकते, तो बोले ठीक है। बेलर क्या करेगा, बेलर बेली को बोलेगा मेरे गुड्स अलग रख, तेरे गुड्स अलग रख, बट जिसका जितना शेयर था उतना। बट यहां पे जो एक्सपेंसेस है, जो गुड्स को वापस सेपरेट करने के एक्सपेंसेस है, वो कौन बियर करेगा, बेली बियर करेगा, बेली बियर करेगा, ठीक है। ये कब, अगर सेपरेशन पॉसिबल है तो। पहला ये कहां बताया हुआ है, 156 में, ये कहां बताया हुआ है, 157 में, ठीक है। और पहला वाला था 155, मिक्सिंग विथ कंसेंट विदाउट कंसेंट 56 और 157, ये मिक्सिंग 155 से लेके तो 157 तक, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला क्या था, प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्ड इन द पार्टी रिस्पेक्टिवली, मतलब जिसका जितना शेयर है उतना, बट द बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन और डाइवर्जन। और अगर ये मिक्स करने के वजह से गुड्स में कुछ डैमेजेस हो गया और वापस सेपरेट करने के बाद कुछ डैमेजेस है बेली को, बेलर को, तो जो डैमेजेस है वो भी बेली बेलर को भरपाई कर देगा, ठीक है। सेक्शन 157 क्या बोलता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सेक्शन 157 प्रोवाइड्स द इफेक्ट ऑफ द मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या बोलता है, बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कंपेंसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। अगर सेपरेट नहीं हो सकते तो बेलर डैमेजेस मांगेगा डायरेक्टली। एग्जाम्पल, A bails a barrel of cap flour worth 45 to B। A B को देता, B क्या करता, विदाउट A के कंसेंट मिक्स कर देता फ्लोर को विथ कंट्री फ्लोर ऑफ हिज ओन वर्थ ₹25।
45 रुपए के किसी और से लिए और अपने 25 के मिक्स कर दिए, तो क्या? तो बी ए को 45 रुपए भरपाई कर देगा। क्यों? क्योंकि फ्लोर आटा ये तो सेपरेट नहीं हो सकता ना कि बोले ये कौन सा है ये कौन सा है, समझ में आएगा क्या? नहीं, ये मतलब वो मिक्सिंग है सस्ती वाली। एक बड़ी शक्कर 30 रुपए किलो और एक छोटी शक्कर मतलब पतली शक्कर बारीक शक्कर जो 25 रुपए किलो, 30 और 25 को मिक्स कर दिया। तो बोले एक काम करो ना, निकालो, मोटी वाली अलग निकालो, छोटी वाली अलग निकालो। ए बावले हो क्या? नहीं होता है सेपरेशन। तो फिर जो मोटी शक्कर के रेट थे वो आप बेलर को दे दोगे। ठीक है, बेलर की क्या क्या ड्यूटीज है ये अपन ने ऊपर ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी वापस से यहाँ पे एक्सप्रेसली बताया हुआ है। सेक्शन 158 प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय द कंडीशन ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर एंड, एक बार पढ़ता फिर सुनो, and the bailey is to receive no remuneration. याद से bailor shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for bailment. क्या बोलते हैं? एक और चीज ऐड कर दो। क्या? पहला था वहां पे डिफेक्ट बताना, यहां पे एक और चीज ऐड कर देना, ऊपर सेक्शन लिख देना। किधर गया बे तू? सेक्शन 150, हाँ सेक्शन 150 यहां पे एक और लिख देना। क्या? सेक्शन 150 क्या था? टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स, ब्रैकेट में लिखना, अदरवाइज नहीं किया तो अदरवाइज कंपेंसेट फॉर डैमेजेस, कंपेंसेट फॉर डैमेजेस। हैंडराइटिंग खराब निकालने लग गया आजकल। में मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हुआ है, मतलब हुआ करती भी नहीं, अभी भी है। मैं कैसा 7वीं में मेरी 5वीं 6वीं में मेरी हैंडराइटिंग एकदम भिगारी थी, भिगारी चिड़िया चल रही ऐसा लगता था। फिर यार लड़कियां मेरी बुक ही नहीं लेके जाती थी, तो फिर अपन ने बहुत हैंडराइटिंग सुधारा अपनी। अब इतना माहौल है कि भाई अपनी ही लड़कियां बुक ले जाती थी पहले, अब तो लोग अपनी बुक खरीदते हैं। माहौल बहुत हो गया अपना। ठीक है, लिखो वहाँ पे लिखो, नहीं तो और वो अपन ने जो चार्ट बनाया था ना, कौन सा, विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन वाला, वो भी ड्रॉ करो यहाँ पे। हाँ जी, अब क्या बोलता है? सेक्शन 158 प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय कंडीशन ऑफ बेलमेंट गुड्स आर टू बी केप्ट। केप्ट मतलब आप उसको उसके पास रखोगे, या टू बी कैरिड मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जाओगे, या टू हैव वर्क डन अपॉन देम मतलब उस वो गुड्स पे कुछ प्रोसेस कैरी आउट करना है। कौन करेंगे प्रोसेस कैरी आउट? बेली। मतलब आपने गुड्स बेली को दी है, काहे के लिए? एक तो आप उसके पास रखने के लिए, इन पोजीशन संभाल के रखने के लिए, जैसे उनने मेरे को कैट दिए थे। दूसरा, उस पे कुछ काम करने के लिए, गाड़ी की सर्विसिंग। और तीसरा, टू बी कैरिड मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए। एंड बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन, बेली को कोई पैसे नहीं मिलने वाले उसके। जैसे मेरे को बिल्ली के पैसे मिलने वाले थे क्या? नहीं, वो सर्विसिंग वाले को मैं पैसे देने वाला था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये कब की बात है? जब नो रेम्यूनरेशन मिलने वाला है बेली को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला है, तो वो केस में देखो, अब मैं बताता आपको, देखो प्यार अपनी जगह रहता, वो ग्रीष्मा जी से अपने को बहुत प्यार था, बे इंतहा मोहब्बत थी, बट उनके बिल्ली को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा मेरे को उसके पैसे तो लगेंगे भैया। तो वही ये बोल रहा है कि अगर गुड्स को आपने रखने के लिए दिया, या कहीं एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने के लिए दिया, या कुछ उस पर काम करने के लिए दिया, एंड उसके बदले बेली को कोई कंपेंसेशन नहीं मिल रहा, बट कोई कंसीडरेशन नहीं है, बट बेली ने उस पर कुछ खर्चा किया है, तो बोलते हैं बेलर शाल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर बेलमेंट। मतलब मैंने जो बिल्ली के लिए खर्चा किया ना हॉस्पिटल का, उसके पैसे उनने मेरे को देना चाहिए। लीगली मैं उनसे वसूल कर सकता, और नहीं दिए तो आज सर तुम्हारे केस में तुम मांगोगे क्या? मतलब कुछ भी बातें कर रहे हो, मैं मांगूंगा नहीं, बट उनकी जिम्मेदारी है। अगर मेरे को चाहिए तो मैं उन पे केस फाइल कर सकता। सर तुम करोगे क्या? मैंने बोला अपना प्यार है, बट लॉ प्यार को नहीं पहचानता। Section 164 provides that bailor is responsible to the bailey for any loss which bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting them.
क्या बोल रहा है, समझ में आया क्या? पढ़ के बताओ क्या बोल रहा है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सेक्शन 168 बोल रहा है कि जो बेलर है भैया, बेलर वो रिस्पॉन्सिबल है, बेली को कुछ भी लॉस हुआ वो बेली को देने के लिए बाय रीजन दैट किस चीज की वजह से लॉस हुआ, दैट बेलर वॉज नॉट एंटाइटल टू मेक द बिलमेंट। इसका मतलब क्या है, बेलर के पास ओनरशिप नहीं था, लिखो वहां पे ओनरशिप नहीं था। मतलब क्या है, अरे मेरे पास ओनरशिप नहीं था, मैंने आपको गुड्स दे दिए, या मेरे पास कार की ओनरशिप नहीं थी, मेरे किसी और दोस्त की कार थी और वो कार मेरे पास पड़ी थी और वो कार मैंने आपको दे दिया। समझ रहे हो? और टू रिसीव बैक द गुड्स, मेरे पास वापस से गुड्स लेने की कोई यही नहीं थी, मैं ओनर ही नहीं था उसका, मैं झूठ था, मैं चोर था। और टू गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग देम, मतलब मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। मतलब सिंपल सी बात है, ये बताता हूं आपको, ये कब है, ये कब लगता, अगर मेरे पास ओनरशिप नहीं था, मेरे पास समझ लो ये कार है, ठीक है ना, ये कार है, ये मेरे दोस्त की कार मेरे पास थी, दोस्त की कार किसके पास थी, पीसी के पास, और पीसी ने कार दिया अक्षय गट्टानी को। अब ये कार पीसी ने दिया तो ये कौन हो गए सर, ये हो गए बेली और ये हो गया बेलर। बट ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास ओनरशिप नहीं है। बट सर ओनरशिप की बात कहीं बेलमेंट में किया नहीं है, बेलमेंट में बात हुई है पोजीशन की, तो ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो है, मैंने अपने गुड्स इसको दिए। अब क्या हो गया, ये जो ओरिजिनल दोस्त था इसके पास, इसको कार दिख गई अक्षय गट्टानी को और इसने अक्षय गट्टानी को भला बुरा सुना दिया, डैमेजेस क्लेम कर लिए। तो अब क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये अक्षय गट्टानी को जो डैमेजेस हुए हैं ये मैं इसको कंपेंसेट कर दूं। क्यों? क्योंकि गाड़ी मेरे पास, मेरी गाड़ी नहीं थी, या मेरे पास वो गाड़ी को मेरे पास जो मैंने अक्षय को डायरेक्शंस दिए थे वो डायरेक्शंस देने के लिए पावर नहीं थी, या आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव बैक द गुड्स, क्योंकि मेरे पास उसकी ओनरशिप नहीं थी। ये चीजें थी यहाँ पे। अब इतनी सारी चीजें आप लिखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस शुरू करते हैं, ठीक है? पार्ट ए पार्ट बी में आएंगे वापस से लेक्चर्स, ठीक? चलो एक बार इतना सारा का सारा लिख लो आप, इसमें कुछ खास ज्यादा इतना है नहीं, सारा का सारा समझने लायक है। एग्जाम्पल्स याद रख लो 3-4 मेरे जो भी है, सारी की सारी केस लॉज आपसे हो जाएगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, ब्रेक के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो, वापस से आइए।